नमस्कार साथियों, शाश्वत मंच पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे बबीता पांडे जी से, जो वर्तमान समय में त्रिपुरा विश्वविद्यालय अगरतला त्रिपुरा में गेस्ट फैकल्टी के रूप में हैं और वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में बहुत ही सक्रिय रंगकर्म की विधा से अपना कार्य कर रही हैं और जो बच्चों को शिक्षा है वो उन्हें दे रही हैं। तो आइए उनसे और भी बहुत कुछ जानते हैं, उनके बारे में उनसे रूबरू होते हैं। हाँ, बबीता जी, आपका हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आपसे मेरी बातचीत हो और हमारे यहाँ प्रयागराज से या जो हमसे जुड़े हुए हमारे जो मित्रगण हैं वो भी आपके बारे में जाने। तो स्वागत के साथ ही साथ मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहती हूँ, आप इसलिए से लगभग सभी से पूछती हूँ कि जो नाटक एक ऐसी विधा है कि सभी नहीं जुड़ सकते। तो आपका भी मैं वजह जानना चाहूंगी कि नाटकों में आपने बीएनए किया, एसएनए किया और बच्चों को लेकर काफी काम आपने थिएटर में किए। इस समय आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में त्रिपुरा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी रही हैं। तो आप अपने बारे में सबसे पहले बताएं। नमस्कार मैम, थैंक यू आप मुझे बताने के लिए और ये मौका देने के लिए। मैं थिएटर से एक्चुअली ड्रामा की तरह ही जुड़ गई। थिएटर से जुड़ना भी ड्रामा ही था जी। ऐसे ही एक दिन मतलब कॉलेज में चलते फिरते एक सर ने बोला कि चलो आज रिहर्सल है, आ जाओ। तो क्योंकि आप सर को मना नहीं कर सकते, तो ठीक है आ जाते हैं। तो ऐसे ही शुरू हो गया। उन्होंने बोला ठीक है, छोटा सा रोल है। मैंने कहा नहीं, मेरे घर में तो परमिशन नहीं मिलेगी। मैं तो उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है नाटक करना। बबीता जी, आप कहाँ से बिलोंग करती है? मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। शाहजहांपुर मेरा शहर है। तो मैंने उनको साफ साफ बोला, देखिए सर मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर से परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ, आप जो है आ जाए। उन्होंने पापा से बात की, पता नहीं क्या समझाया और वो रेडी हो गए, पता नहीं कैसे। जी। मैं गई वहाँ, तो गई तो थी मैं एक सपोर्टिव रोल के लिए, बट होता ये था कि वो रोज लड़कियां आती थी मेन लीड रोल के लिए और 2-4 दिन में चली जाती थी, क्योंकि नाटक बहुत सीरियस था और बहुत लंबा चौड़ा नाटक था। लेकिन मेरा ये था कि मैं रोज नियम से जाती थी, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए थे तो मुझे जाना था। तो धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन निकल गया, तो डायरेक्टर एक दिन नाराज हो गए। राकेश श्रीवास्तव जी बरेली से आते थे। उन्होंने कहा अब देखो, या तो हीरोइन फाइनल करो, नहीं तो नाटक नहीं करूंगा। तो मुझे उन्होंने बोले तुम खड़ी हो जाओ। मैंने कहा सर मुझसे नहीं होगा। बोले नहीं, खड़ी हो जाओ, तुम ही करोगी ये नाटक। तो बस प्लस पॉइंट ये था कि चूंकि मैं रोज नियम से जाती थी और जो भी नहीं आता था मैं उसकी प्रॉन्टिंग करती थी, तो होते होते मुझे 10 दिन में पूरी स्क्रिप्ट बाय हार्ट याद थी। बस यही एक प्लस पॉइंट था मेरे पास। तो मुझे बहुत डर लगा, लिटरली मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा सर इतना लंबा चौड़ा रोल मुझसे नहीं होगा, बट उन्होंने कहा होगा और तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा। तो इस तरीके से मैं एक सपोर्टिव रोल के लिए गई थी और मेन रोल मैंने किया। और मतलब नाटक बहुत ही अच्छा हुआ। और जब ऑडिटोरियम में हुआ तो साइलेंट था आफ्टर द शो एंड आई वाज वेरी, मुझे लगा नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन जब आफ्टर 3 मिनट्स उन्होंने क्लैप शुरू किया, तो आई थिंक 4-5 मिनट तो क्लैपिंग होता ही रहा। तब जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून रहा, कुछ ठीक हुआ है शायद। तो वो इस तरीके से नाटक में आना बड़ा नाटकीय था मेरा। फिर भी ऐसा कुछ खास परमिशन नहीं थी घर से, हो गया ठीक है। फिर अगला साल आया, फिर किसी ने, हीरोइन की तलाश होती ना, छोटे शहरों में लड़कियां जल्दी मिलती नहीं है, तो फिर एक दूसरे से टकरा गए। फिर मेरा वही प्रॉब्लम था, परमिशन नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा मैं पूछता हूँ। फिर पापा से पूछा, तो वो पापा शायद मना नहीं कर पाते थे, इतने सीनियर लोग आते थे वो लोग। ऐसे ही मैंने 3-4 साल में 3-4 नाटक ही बस किए। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे नाटक में जाना है या नाटक करना है या नाटक का कुछ। हाँ, उस समय राजपाल यादव जी हैं हमारे, मतलब शहर से ही हैं, तो वो भी एक आध बार आए थे। पर तब भी मेरा ऐसा कोई झुकाव नहीं था कि मैं नाटक करूं। फिर कुछ पर्सनल कारणों से मुझे लखनऊ जाना हुआ। और लखनऊ जाना हुआ तो वहाँ रहने की बड़ी समस्या थी और बार बार जाना होता था। तो चित्रा मोहन जी से तब तक मैं परिचित हो चुकी थी, जो बीएनए की टीचर है हमारी। और उनके साथ मैंने शाहजहांपुर में ही एक काम भी किया था। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा करो तुम
तुम बीएनए का फॉर्म भर दो, तुमने तो नाटक अच्छा कर लेती हो, भर दो फॉर्म, तुम्हारी रहने की समस्या हल हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं ये तो कोई बात नहीं है मैम, मेरा तो, लेकिन उनके हस्बैंड जो अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, रवि सर, उन्होंने बोला बेटा तुम फॉर्म भरो और मुझे लगता है तुम नाटक कर लोगी, ये तो पढ़ाई भी जरूरी है नाटक के लिए, तुम कर लो तो शायद तुम्हारा कुछ, फिर डिसाइड कर लेना 2 साल बाद क्या करना है। तो ऐसे ही हमने फॉर्म भरा और सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो इस तरीके से बीएनए कंप्लीट हुआ। हालांकि बीएनए भी मैंने बीच में छोड़ दिया था किसी वजह से, लेकिन वापस जब मैं वापस आई थी घर तब मुझे रियलाइज हुआ विद इन 1 वीक कि नहीं, मैं शायद ड्रामा ही कर सकती हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मैंने वापस ज्वाइन किया बीएनए, तो बीएनए किया, फिर बीएनए की रेपेट्री की, जी उसके जी बाद बबीता जी, यही जी तो मैं पूछना चाहूंगी कि जिस समय आप बीएनए कर रही थी, लड़कियों की सिचुएशन क्या थी उस समय? मैं बताऊं आपको, मेरे सीनियर बैच में एक भी लड़की नहीं थी, और हमारे बैच में 4 लड़की थी और सुषमा दी रेपेट्री में थी, तो टोटल मिला के 5 लड़कियां थी हम। और उससे पहले के बैच में भी शायद लड़कियां नहीं थी, हमारा पहला बैच था जिसमें सबसे ज्यादा लड़कियां थी, और उसके बाद लड़कियों ने आना शुरू किया हर बैच में। हम लोग मतलब एक क्रांतिकारी बैच कह सकते हैं लड़कियों के मामले में। और एक और चमत्कार था कि हम सारे ब्राह्मण थे तो मतलब डबल एक वो शायद एक गोल्डन इरा कह सकते हैं कि कैसे, और हर एक की अपनी स्टोरी थी उसके पीछे वहां आने की, पहुंचने की, तो वो भी बड़ा ड्रामेटिक था। उसके बाद रेपेट्री कुछ दिन किया, फिर वापस शहर आ गए। शहर उससे पहले मैं बताऊं, वहां पर एक मिस्टर तनुज कोहली थे लखनऊ में, तो उनके साथ मैंने मतलब जो अब मेरे हस्बैंड हैं, तब वो हमारे सीनियर थे और वो पास आउट होके वो रेपेट्री में काम करते थे, तो उनके साथ मैंने एक नाटक देखा था, बिल्कुल अलग तरीके का नाटक था वो, लेकिन वो तो लड़की है करके, और वो नाटक कहीं मेरे दिमाग में छप गया था। मतलब बीएनए पढ़ रही थी, नाटक कर रही थी, ऑडिटोरियम में नाटक कर रही थी, पर वो जो ओपन एयर में उन्होंने नाटक किया था, 4 साइड ऑडियंस, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था। तो बीएनए करने के बाद रेपेट्री किया कुछ दिन, फिर वापस शहर आई, फिर नाटक एक कुछ कुछ किया, कुछ डायरेक्शन किया, कुछ एक्टिंग की, फिर भी कुछ लगता था समथिंग इज मिसिंग, वो मुझे वो करना है, वो कैसे होगा। तो फिर सोचा एनएसटी भरना चाहिए, किसी ने बोला अगर आगे जाना है, क्योंकि बीएनए से पहले मेरा कोई लिटरेचर बैकग्राउंड है, क्योंकि मेरे घर में एक अच्छा खासा अमाउंट रखा जाता था लिटरेचर के लिए, मतलब मेरे नाना, मेरी माँ, मेरे पापा, सबको बहुत ही लिटरेचर होना चाहिए। मेरे माँ के बॉक्स में बुक्स होती थी और कुछ नहीं होता था, वो उन्हें इतनी प्रिय है आज भी, उसके अलावा कुछ नहीं रखती हूँ अपने बॉक्स में या अपने अलमीरा में। तो वो लिटरेचर तो था, बट टेक्निकल बैकग्राउंड मेरा कुछ भी नहीं था थिएटर का, जो भी कुछ था बीएनए से ही सीखा था। एनएसटी भरा, नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर वहाँ पे साहित्य कला परिषद एक रेपेट्री है दिल्ली सरकार की, वहाँ पे मैंने 1 साल लगभग काम किया, तो वहाँ पे एक्टिंग भी की और डायरेक्शन भी किया। उस साल वहाँ पे उन्होंने एक मौका दिया था कि जो लोग करना चाहते हैं वो करें अपना अपना। तो फिर भरा एनएसटी, फिर भी लगता था कुछ कुछ तो चाहिए, अगर इसको अपना कैरियर बनाना है तो आपको स्ट्रांग होना चाहिए। फिर एनएसटी भरा, और वो जो 3 साल एनएसटी किया, इतने लोगों से मिलना जुलना और पढ़ना, वो 3 साल फिर डिसाइडेड था कि अभी तो थिएटर ही करना है, बस इसी को खाना ओढ़ना पहनना सब जो है वो थिएटर ही होगा। तो थिएटर किया, उस बीच में बहुत कुछ देखा सुना किया और अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना। मेरा डिजाइनिंग और डायरेक्शन स्पेशलाइजेशन है, तो बहुत ही प्लस पॉइंट था। अनामिका मैम से तो मैं बीएनए में ही मिली थी, उनके साथ काम किया था, और फिर वहाँ पे अनुराधा जी से मिलना, कीर्ति मैम से मिलना, बाहर से पीटर कुक आए थे, और भी रॉक क्लियर सर, मतलब एक लिस्ट है वहाँ पे, सत्यव्रत राउत सर, ऐसी इतनी लंबी लिस्ट है कि तो लगा नहीं नहीं यही करना है बस। तो तब से करते चले आ रहे, जो भी कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत। बहुत आपने बहुत ज्यादा ही उपलब्धियां हासिल की हैं, तो ये दिखाती है कि आपने काम किया है। मैं जानना चाहूंगी आपके नाटकों के बारे में, आप थोड़ा जिक्र करें, किन किन नाटकों का निर्देशन किया आपने? मैं जब एनएसटी से पास आउट हुई तो मैंने 1 साल की फेलोशिप ली थी एनएसटी से, वो मिलती है अगर आप लेना चाहते हैं, और मैंने तब चुना था बैक स्टेज काम करने के लिए। मैंने अपने शहर में जाके सारे जो न्यू कमर्स थे उनको पकड़ा,
जो बैक स्टेज में इंटरेस्टेड थे बट उनको कहीं से कुछ पता नहीं चलता था। सारी जितनी भी वर्कशॉप्स वगैरह होती थी सब फ्रंट स्टेज के लिए होती कि आप आओ एक्टिंग करो और जाओ, बट व्हाट इज लाइट, व्हाट इज साउंड, स्टेज बैकग्राउंड कैसे क्रिएट होता है, सीनियोग्राफी किसे कहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट क्या होते हैं, ये सबसे उनका कोई परिचय नहीं था। तो ये मैंने सोचा कि मैं कम से कम 1 साल उनके साथ काम करूंगी। तो मैंने लिया, तो उस पूरे साल में मैंने शेक्सपियर भी किया, भुवनेश्वर भी किया, और मैंने ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियां भी की, और कविताओं जी का भी मंचन किया। और ये सब करते एक तलाश थी मुझे, तब मैं वो किताब नहीं जानती थी और बहुत कुछ नहीं जानती, पर मैं बस डिफरेंट व्यू पॉइंट ढूंढती थी कि कैसे कुछ मिनिमम में आप मैक्सिमम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिर्फ वो ढूंढती थी, और उसी जी संदर्भ में हमने वैरायटी के प्रोग्राम की, और चित्रा जी, ललित सर, और हमारे कुछ जूनियर अमित हैं, और रुद्र प्रताप, बहुत से लोग आए थे, उन्होंने उनके साथ काम किया। तो वो एक अलग एंगल था खुद को ढूंढने का और अपने काम को एक दिशा देने का, और बता मतलब मेरा ख्याल है हम मैं आज भी खोज ही रही हूँ, मेरी यात्रा अभी जारी है, रुकी जी हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। जी बबीता जी, आपने एक मीडिया और थिएटर पे कुछ लिखा था कि आपने कोई विशेष कार्य किया है, तो वो उस कार्य को समझना चाहेंगे। हाँ, एक्चुअली मैंने कुछ एक टीवी शो उर्दू के लिए लिखा था मैंने, मतलब कश्मीर जी चैनल के लिए, हमारे एक स्टूडेंट थे उनके लिए लिखा था, काफी साल हो गए। उसके बाद अभी टीवी के लिए काम तो सर लोगों के साथ किया था, कभी एक्टिंग भी कर लेते थे, फिर कॉस्ट्यूम डिजाइन भी कर लेते थे, सेट भी कर लेते थे, मतलब वो तो जब एक टीम बन जाती है तो आपको सब कुछ करना पड़ता है, वो आप मना नहीं कर सकते। अभी लेटेस्ट में बिल्कुल। मेरा जो नया सीरियल है उसमें मैंने एज अ क्रिएटिव हेड काम किया है, और उसमें जी गीत भी लिखे हैं। वो अभी चमुराई अम्पा नाम का सीरियल है, दूरदर्शन जी पे सैटरडे संडे 10 बजे उसका अभी ऑन एयर है। वो जी अभी तो लेटेस्ट का जी काम है। इसमें कैसा रोल किया है आपने? इसमें मैं एज अ क्रिएटिव हेड मेरा रोल है ओवरऑल सीरियल में, जी और मैंने इसके गीत लिखे हैं। और जी गीत तो मीडिया पे खूब चले, सोशल मीडिया पे, पता नहीं आपने बिल्कुल। सुने कुछ हैं कि कुछ कुछ याद हो तो गुनगुना दीजिए। देखती हूँ कुछ मिल जाता है तो। नहीं नहीं बिल्कुल ये भाई। छोटी छोटी ख्वाहिशें बड़ी बदमाश हैं, वाह। उम्मीदें नई उगती है मेरे मन के आंगन में, ख्वाहिशें नई जगती है मेरे सिर्फ फिरे मन में। ये मैं कविता की तरह पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर आप गीत सुनोगे दस टोटली डिफरेंट है। वो जो हमारे जी मणिपुर के शायर हैं उन्होंने उसको दिया है। जी उम्मीदों की ये दुनिया मुझे उड़ने को कहती है, ये दरिया धूप ये जंगल मुझे अपने लगे लगने, ये राहें मोड़ पगडंडी सभी मुझसे लगे कहने, ख्वाहिश हो जोड़ने की तो उम्मीदों के पर ले लो, तो उम्मीदों के पर ले लो। ये छोटी छोटी ख्वाहिशें बड़ी बदमाश हैं, ये छोटी छोटी ख्वाहिशें बड़ी बदमाश हैं, नए रिश्ते नए बंधन मेरे मन को रिझाते हैं, ये छोटी ख्वाहिशें दिल की बड़ी उम्मीद लाई है, उसी बहुत सुंदर। उम्मीद लेकर लगी मैं गीत हूँ रचने, तुम्हारा सुर जो मिल जाए जिंदगी राग बन जाए, ये छोटी छोटी बहुत ख्वाहिशें बढ़िया। बड़ी बदमाश हैं, ये बहुत छोटी बढ़िया। छोटी बहुत बढ़िया। ख्वाहिशें बड़ी बहुत सुंदर। बदमाश हैं। ये बताइए अच्छा, जी सॉरी, जब आप इसको अगरतला में। सुनेंगे, जी जी कंटिन्यू। बताइए। हमने कहा कि मैंने कहा अगरतला में लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है क्या कोई आपको? बिल्कुल कि नहीं, इंग्लिश? जी इंग्लिश भी नहीं, यहाँ पे हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं लोग, और जी मुझे तो बंगला सीखने का मौका ही नहीं देते हैं, सब हिंदी जी सीखने में लगे रहते हैं। जी ये तो ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, और मैं बांग्ला समझ लेती हूँ अभी 7-8 साल से जी रहने से, और भी बहुत सी लैंग्वेज हैं, अल्टीमेटली 19 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, पर मैं जी इमोशन समझती हूँ स्टूडेंट्स जब बात करते हैं, अदरवाइज समझना मुश्किल है। जी और पर मैं हिंदी इंग्लिश से बात बनती है हमारी।
जी, बिल्कुल। जो भी गीत आपने गुनगुनाया सीरियल में, क्या ये इसी हिंदी भाषा में है कि किसी और भाषा में? नहीं नहीं, ये सीरियल एक्चुअली ये मोदी गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा किया था 2 साल पहले। जी। उन्होंने क्या किया था, यहाँ के लिए एक अरुण प्रभा नामक सीरियल सॉरी चैनल लॉन्च किया है, जिसमें अच्छा। नॉर्थ ईस्ट की बैकग्राउंड को लेकर, उनकी स्टोरीज को लेकर, वो आर्टिस्ट को लेकर हिंदी में सीरियल बनाना है। अच्छा। तो जो हमारी टीम थी उसमें, चूंकि मैं जी। अगरतला में थी, तो मैंने उनसे यही एक शर्त रखी थी कि इसका सारा शूटिंग त्रिपुरा में होगा। तो आप इसको देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टोटल जरूर शूटिंग त्रिपुरा जरूर। में है। और इसके सारे मेनली आर्टिस्ट सारे नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे जी। आर्टिस्ट। जी, बहुत बहुत बढ़िया लगा। लेकिन आप सुर में पूरे गाई आप। हमसे प्रयागराज से बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, आपको नमस्ते कर रहे हैं सबका। हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। नीरा त्रिपाठी जी, अल्पना पांडे जी, अजीत बहादुर जी भी जुड़ गए हैं। नीरा त्रिपाठी जी के साथ दीपक मिश्रा जी लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग अपनी बात तब तक जारी रखेंगे। बबीता जी, आप चूंकि एकेडमी से भी जुड़ी हुई हैं, तो मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि रंगमंच में अभिनय का कितना महत्व है, कितना महत्व है, और अभिनय के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है? बहुत ही मतलब सुलझा हुआ और सरल प्रश्न किया है आपने, और उत्तर जी भी उतना ही सरलता से मैं आपको दूंगी, क्योंकि जी। जी अभिनय में किसी भी चीज के उसको साधने के लिए साधना जरूरी है। जी। आप सुर भी साधते हैं तो आपको वर्षों गुजर जाते हैं साल लगाने में, पर अभिनय को पता नहीं हो। अभी इन जनरल लोग जो हैं उनको लगता है कि अभिनय सीखने की जरूरत नहीं है। बट अगर सीखने की जरूरत नहीं है, तो एक ट्रेंड अभिनेता में और एक नॉर्मल अभिनेता में फर्क क्यों होता है? आप कर सकते, डेफिनेटली बहुत से लोग बिना सीखे भी कर सकते, बट जिन्होंने एकेडमिक शिक्षा नहीं ली, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक्सपीरियंस जरूर किया है। तो लर्निंग तो दोनों तरफ से होती है ना, आप एक्सपीरियंस जी। से सीख लें या फिर आप एकेडमिक में जाकर सीख लें। एकेडमिक में पहले आप एकेडमिक सीखते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस में पहले आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपको गिरते हैं, फिर आप उठते हैं, फिर सीखते हैं। तो लर्निंग दोनों जगह, और सीखना इसलिए जरूरी है, तब आप उसकी बारीकियों को पकड़ पाते हैं। नहीं तो बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है, एकेडमिक से हर साल 20-25 एक्टर निकलते हैं, कोई एक ही क्यों जा पाता है कहीं पे, या कोई एक ही क्यों चमकता है, बाकी क्यों नहीं निकल बिल्कुल। पाते? बिल्कुल। तो अब हाँ, एकेडमिक एक्चुअली थिएटर में लोग एक सोच है कि थिएटर में एकेडमिक की जरूरत नहीं है, और शायद इसीलिए ये वाला जो मतलब ये जो सब विषय है, ये जी इतना लोग उसको विषयांतरित कर देते हैं उनको। जी। जिस वजह से आप देख लो, कला विद्यालय छोड़ दिए जाए तो यूनिवर्सिटीज में थिएटर की बहुत बुरी हालत है। और बिल्कुल। वो हालत शायद इसी मेंटेलिटी की वजह से, उनको लगता है कि सिर्फ थिएटर को परफॉर्मेंस करना ही थिएटर है, अभिनय नहीं करेंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी बेल्ट का थिएटर करना चाहते हैं, और आपने रेणु को नहीं पढ़ा, आपने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा, आपने मोहन राकेश को नहीं पढ़ा है, तो आप कैसे समझेंगे बिल्कुल। कि रंगमंच अभिनय में उसको कैसे लाना है? आप वेस्टर्न थिएटर करना चाहते हैं, आपने शेक्सपियर को पढ़ा ही नहीं, आप ब्रेक बिल्कुल। नहीं जानते हैं, आपने कुछ और नहीं पढ़ा, तो आप कैसे करेंगे? आप फिजिकल थिएटर बिल्कुल। करना चाहते हो और आप बादल सरकार को जानते ही नहीं, बिल्कुल। कैसे होगा बताइए? किसी भी बिल्कुल। तरीके, कोई भी कला हो, उसमें प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन सही प्रशिक्षण जरूरी है। मतलब आप दीवार में धक्का मारोगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। बिल्कुल। तो यहीं पे मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगी कि क्या जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं बच्चे, तो क्या वो ट्रेंड हो जाते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करते ही? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही बोला कि जी। प्रशिक्षण के साथ, प्रशिक्षण आपको कहना चाहिए तराशता है। प्रशिक्षण आप में कला की उत्पत्ति नहीं कर सकता। जी। कला तो होनी ही चाहिए। प्रशिक्षण को तराश देता है, आपको एक दिशा दे देता है, आपको बिल्कुल। वैरायटी देता है। नहीं तो फिर लोक कलाकारों का, लेकिन लोक कलाकार भी प्रशिक्षित होते हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, या जो भी जो देखते चले आ रहे हैं। और वैसे भी वो लोग तो पेट के अंदर से चीजों को देखते आ रहे हैं, और ये तो अब अभिमन्यु से लेके अभी भी बिल्कुल क्लियर है कि जो जी। माँ के पेट में आपने जो सुना समझा है, वो आप कभी नहीं भूलते। बिल्कुल। इसीलिए तो बच्चा अपनी भाषा बोल लेता है ना, बिना कुछ समझाए। बिल्कुल। और ये सही लॉजिक दिया आपने अभिमन्यु वाली कथा को।
कि वो सीख तो लेते हैं श्रवण करके, लेकिन वही है कि परफॉर्मेंस बेचारे नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लास्ट में उनकी माँ सो जाती है। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पे देखिए रंगमंच में ज्यादातर मैं देखती हूँ कि शौकिया रंगमंच से लोग जुड़ते हैं, शौकिया उसमें एक्टिंग परफॉर्मेंस करते हैं जो भी। तो क्या हम उनको जो शौकिया इतने दिनों से कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं, क्या उनको हम ट्रेन्ड एक्टर मान लें या उनको भी प्रशिक्षण की जरूरत है? ये तो बहुत ही थोड़ा उलझा हुआ प्रश्न है, लेकिन मेरा अपना जी व्यक्तिगत तौर से मानना है कि जी रंगमंच तो चल ही शौकिया की वजह से रहा है। जी शौकिया लोगों की वजह जी इतना लंबा सफर तय किया है, जी तो उसको हो सकता है अगर जैसे कि मैंने जो भी 4-5 लोगों के साथ काम किया उसमें अच्छे लोग मिल जाएंगे तो आप शौकिया तौर से भी डेफिनेटली आप प्रशिक्षण मान सकते हैं अपने आप को। लेकिन जी कई बार आप जैसे मैंने ये भी देखा है, लोग कला विद्यालयों में जाते हैं और चाहे किसी भी विद्यालय में जाए, आप बीएनए चले जाएं, आप एनएसटी चले जाएं, आप आईटी वो इफ्ट ये जो बांग्ला वाला है यहाँ चले जाएं, सत्यजित रे इंस्टीट्यूट जो है, या एफटीआई या पुणे चले जाएं। आप गए और आपने किया क्या? सिर्फ वहाँ का स्टैंप लेने से तो आप ट्रेंड नहीं हो डि, जाएंगे ना। डिग्री तो लेने से जो काम नहीं बनेगा। जी नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल। आपने अगर किया है तो वो दिखेगा आपके काम में, और वो दिखता है 3-4-5 साल बाद जब भी दिखना है, जब जी मौका मिलता है। और ये भी हो सकता है कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए, आप रेगुलर कहीं काम कर रहे हैं, किसी अच्छे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप अच्छे लोगों के साथ काम करें, तो डेफिनेटली आप ट्रेंड में ही माने जाएंगे। बिल्कुल। गवर्नमेंट अ, भी उसको रिकॉग्नाइज करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप लोग उदाहरण भी हैं कि आप संघर्ष से जिस जगह भी एस्टेब्लिश हुए हैं, तो ये तो माना जाएगा ना कि आप ऐसे नहीं गए हैं, संघर्ष की सीढ़ियाँ चढ़ के ही गए हैं। क्योंकि आप प्रशिक्षण से ही जुड़ी हैं, बच्चों को ट्रेन करती हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं आप। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि नाट्य जो शिक्षण है, उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए? ये विद्यार्थियों को क्या इससे आप मैसेज देना चाहेंगी? क्या होने चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य तो नाट्य शिक्षा के। नाट्य शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? देखिए, जो अभी नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें काफी कुछ इस पर विस्तार से बात की गई है। हाँ, वो तो बताइए हमें। जो भी नाट्य शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनको वो जरूर देखना चाहिए, और अच्छी बात यह है कि जी इस पर ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पे उपलब्ध हैं जो मुझसे जी बेहतर तरीके से वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट मेरा ये, जी अगर आप बच्चों को, विद्यार्थी दो है ना, एक जो आ गए हैं पढ़ पढ़ा के ट्रेंड है, स्नातक है और उन्होंने किसी कला विद्यालय में एडमिशन लिया है, वो है, उनका उद्देश्य क्या है? तो मुझे लगता है अगर वो कला विद्यालय में आए हैं तो उनका उद्देश्य तो क्लियर है कि वो ट्रेंड होना बिल्कुल। चाहते हैं। जैसे मेरा क्लियर था कि मुझे कुछ, मैं ढूंढ रही थी कुछ, मुझे वो एक दिशा चाहिए थी कि मैं जाऊं किधर, इसलिए मैंने दो दो विद्यालय से पास हुआ। तो बबीता डेफिनेटली जी, वो, बबीता जी, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आप वहाँ शिक्षक हैं, तो जी जैसे कि जो कवियां हैं आप पाठ्यक्रम में, तो आप अपने एंगल से मुझे बताइए कि क्या और ऐड कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? अगर गवर्नमेंट के वो व्यवस्था नहीं की है, या शिक्षकों जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके बीच में आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा प्रयोग होना चाहिए, तो वो आपका उद्देश्य बताइए आप कि ये और भी ऐड हो जाए तो शायद हालात सुधर जाए शिक्षा के ये। डेफिनेटली जी जो सबसे ज्यादा जो मुझे पर्सनली लगता है कि, जी और अच्छी बात ये मैं फिर याद दिलाऊं कि गवर्नमेंट ने इसको इंक्लूड किया है, वो अच्छी बात उन्होंने ये इंक्लूड की है कि आप जी सेल्फ से शुरू कीजिए। मतलब अगर आप किसी कला को जानना चाहते हैं तो पहले जी आप अपने आसपास की कलाओं को जरूर जानिए। अब जैसे जी मैं त्रिपुरा में हूँ, जी मान लीजिए मैं त्रिपुरा से ही बिलोंग करती हूँ और मैं त्रिपुरा का ही अगर संस्कृति को नहीं जानती हूँ, मैं त्रिपुरा का लोक गायन नहीं बिल्कुल जानती हूँ, त्रिपुरा के लोक नृत्य नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ का कुछ भी राइटिंग नहीं जानती हूँ, तो फिर मुझसे देश को जानने की आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल तो जो भी स्टूडेंट है उनको हम बार बार, अभी तो यूनिवर्सिटीज लेवल पर तो उन्होंने ये इंक्लूड भी किया है कि आप जहाँ भी लोकल पे हैं वहाँ की आर्ट को आप पहले जानिए, क्योंकि वो जानना थोड़ा आसान भी होता है आपके लिए, और उससे आपका जी जुड़ाव कहीं ना कहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, कल विजय जी को भी मैं सुन रही थी, तो उन्होंने बोला था जी कि नौटंकी के कैसे तत्व उनके अंदर आए। तो हम जी लोगों ने बचपन में क्या देखा, हमने देखी रामलीला। जी देखिए नाटक, नाटक कहाँ से, कहीं वहीं से कहीं बिंदु रहा होगा। हमने रामलीला बिल्कुल देखा, फिर जब ननिहाल गए तो वहां पे रामलीला में एक
एक टाइम तक रामलीला होती थी, उसके बाद लौंडा नाच होता था नौटंकी टाइप जी में, तो वो देखा। फिर हमने क्या देख, तो हमारा जैसे ही कोई बोलता है नौटंकी, तो पहली इमेज हमें वही आती जो हमने बचपन में देखी है। उसके बाद गुलाब भाई को आप पढ़ते हैं, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो जो आपकी फर्स्ट इमेज होती है ना, जो आपकी रियल इमेज है, वो आपका पीछा जी नहीं छोड़, और उसी की वजह से आप कहीं आगे जा पाते हैं। तो अपने आसपास की कलाओं को जानना, समझना और उनसे जोड़ना स्टूडेंट्स को, ये बहुत नेसेसरी है। जी आप उससे नहीं जुड़ेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, लोकल से ग्लोबल की तरफ जाइए, सिर्फ ग्लोबल करने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। बबीता और जी, आप जी पाठ्यक्रम में क्या ये जो आप क्लासेस लेती हैं बच्चों के बीच में, तो उसमें क्या क्या शामिल होता है? सिर्फ थ्योरी पढ़ाती हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी उसमें विषय है? एक्चुअली अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग, हम्म। कुछ लोग 60-40 का रखते कॉम्बिनेशन, कुछ हाँ हाँ। 70-30 रखते हैं, कुछ 50-50 रखते हैं। 50-50 वाले बहुत कम है। अच्छा। यूनिवर्सिटी एक्चुअली यूनिवर्सिटी एकेडमिक है, और वहाँ पर जिन्होंने भी कोर्स कभी बनाया होगा, तो वो उसमें और कला विद्यालय में बहुत फर्क है, और ये फर्क जो है स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। उनको लगता है हम थिएटर में गए हैं तो हमें प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल चाहिए, पर यूनिवर्सिटी का पर्सपेक्टिव ये होता है कि अब आप यूनिवर्सिटी में आए हैं तो यू शुड नो अदर थिंग्स टू। उनका ये वाला पर्सपेक्टिव रहता है। इन दोनों के बीच एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और वही होता है। पर जी नॉर्मली प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल होता है यूनिवर्सिटी में, मतलब जैसे हम तो ट्रेंड हैं तो हम प्रैक्टिकल करा पाते हैं, लेकिन अगर आप किसी सिर्फ सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर से पूछेंगे तो शायद उसका जवाब अलग हो सकता है। पर जी। होना चाहिए कॉम्बिनेशन, ये मेरा सजेशन जरूर है। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो फिर कला विद्यालय या कला स्नातक होने का कोई मतलब नहीं है। आपने पढ़ बिल्कुल। लिया है कि यात्रा ये होती है, और आपने कभी यात्रा की नहीं है, तो आप बिल्कुल। यात्रा के सुर कभी नहीं समझ पाएंगे। जी या नौटंकी बिल्कुल। आपने पढ़ ली और आपने नहीं कभी गाया है अगर, तो आप नहीं समझ पाएंगे उसको कि वो क्या चीज बिल्कुल। है। बिल्कुल सही कहा आपने। एन के पंत जी हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पे पंत जी। पंत जी ने भी बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। एक चीज और भी जानना चाहूंगी कि आपने पढ़ा होगा, हमने तो सिर्फ सुना है और टीचरों से भी कुछ जानने की कोशिश की है। अभिनय का जो मूल ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगी कि पाठ्यक्रम में वो शामिल है, क्या आपने समझा है? नाट्य शास्त्र एज इट इज तो शामिल नहीं है। हमने एनएसटी में जी भी हमें कुछ उसके अध्याय पढ़ाए जाते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट में। और जी नॉर्मली हमारे यहाँ 2-3 लोग ही मेन है जिन्होंने उस पर काम किया है, मतलब जो जी बेसिक करते थे, पनिकर सर थे, प्योरली करते थे जी काम। उसके जी। बाद भी अभी हमारे जो एनएसटी से एक गुरु जी हैं, वो भी क्या नाम है उनका, वो जी जिन्होंने हमें पढ़ाया, वो भी उस पर बेस्ड करके ही अपनी सारी परफॉर्मेंस करते थे। नाम याद आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे दिनेश खन्ना जी तो नहीं है? नहीं नहीं दिनेश नहीं नहीं है। तो उन्होंने नाट्य शास्त्र पे अपना मतलब अच्छा उन्होंने एजुकेट किया था लोगों को, तो मैंने सोचा वही होंगे। जी। नहीं नहीं हमारे सर नहीं। आप, हाँ, बबीता जी आपने डिजाइनिंग का भी जिक्र किया था, तो डिजाइनिंग में आप क्या करती हैं, उसका हमें बताएं अनुभव। मेरा मेरा मेन डिजाइनिंग हम्म। में कॉस्ट्यूम है। मैं हाँ कॉस्ट्यूम तो ज्यादा करती कुछ। हूँ, और जी जी। मेरा कॉस्ट्यूम मतलब इंडिया में भी काम किया है और बाहर भी काम गया है मेरा, रोमानिया जी ओमानिया जी। गया, और अच्छी वहाँ से अच्छे रिस्पॉन्सेज आए थे। जब रोमियो जूलियट का कॉस्ट्यूम मैंने किया, तब वो खन्ना सर उसका डायरेक्शन किया था उन्होंने, तो वो एक अच्छा। छोटा सा, हाँ, तो वो गया था, 5 देशों की यात्रा पे गया था। और बस जी। अच्छी बात ये थी कि 5 देशों में वो कंपटीशन में गया था और कॉस्ट्यूम में वो नंबर 1 आया था, तो इस बात बधाई हो आपको। जी। क्योंकि मैंने आप। उसमें, जी इसमें मैं सिर्फ बताएं। एक चीज बोलना चाहूंगी, जो आपने अभी बात की, जो मैंने अभी बात की थी लोकल से ग्लोबल, कि रोमियो जूलियट तो शेक्सपियर का नाटक है, तो शेक्सपियर वाले हमें क्यों देखेंगे? हम शेक्सपियर स्टाइल अगर करेंगे नाटक, तो उसका कुछ मतलब नहीं है वहां पे। तो आपको उसको भारतीयता के रंग क्या होने चाहिए, क्योंकि वो तो मेन थीम तो प्रेम है। बिल्कुल। प्रेम तो किसी भी देश प्रदेश कहीं भी हो सकता है। तो उसी एक छोटी सी बात को पकड़ के हमने डिस्कस किया था। वही सारी चीजें, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने उसका पूरा एक भारतीय संस्करण तैयार किया था कॉस्ट्यूम का, और वो सब जगह से वाहवाही लूट के आया था। तो एक वो था, जी मेरा मेरा रहता है कि मैं अपने मेरे लोकल के साथ में, जैसे मैं यहाँ भी जब बच्चों को पढ़ाती हूँ कॉस्ट्यूम,
तो मैं शुरू करती हूँ नॉर्थ ईस्ट के रंगों से। नॉर्थ ईस्ट की जो भी कॉस्ट्यूम की है, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पाए जाते हैं वो बहुत नियर है क्लासिकल के, मतलब ये तो रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है। तो मैं बिल्कुल। उनसे शुरू करती हूँ, देन यू दे अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, उत्तर भारत में क्या पहना जाता है, क्यों पहना जाता है, क्योंकि रंगों का आपके एटमॉस्फेयर से, आपके स्वभाव से, आपकी पूरी बैकग्राउंड से बहुत रिलेशन होता है। आप जी अच्छे मूड में होते हैं तो आप ब्राइट कलर पहनना पसंद करते हैं, आप दुखी होते हैं, देखिए ये तो सिंबॉलिकली आप देखिए, आप किसी की डेथ में कभी भी लाल रंग बिल्कुल। का कपड़ा पहन के नहीं जाते हैं। तो हर चीज का एक मतलब है, उस मतलब को समझने के लिए आपको लोकल लेवल पे आपको उनके साथ जुड़ के काम करना, स्टूडेंट्स के साथ, वो ज्यादा जरूरी होता है और वही करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें आप बताते हो? जी जी। ये बताइए कि चूंकि आप नाटक विधा से भी जुड़ी हैं, कॉस्ट्यूम्स पे भी अच्छा काम किया है आपने, तो जब किसी नाटक की प्रस्तुति हम करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, तो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के दृष्टिकोण से बताइए कि चरित्र को और उसके समय काल को हम किस तरह से चॉइस करते हैं, एक डिजाइनर किस तरह से करता है? डायरेक्टर तो करता ही करता है, डिजाइनर को अगर कह दिया जाए तो वो क्या थीम रख के उसको चॉइस करेगा? डायरेक्टर और डिजाइनर के अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम जी नहीं होगा, जी नंबर। और जो मैंने बोला कि जो भी थीम आपने नाटक की चुनी है, आप पारसी नाटक करने जा रहे हैं, आप रियलिस्टिक प्ले करने जा रहे हैं, आप संस्कृत नाटक करने जा रहे हैं, तो आपको वो समय काल क्लियर कर रखना पड़ता है। दूसरा ये है कि आपको कोई भी डिजाइनर, आप कॉस्ट्यूम कर रहे हैं, आप लाइट कर रहे हैं, आप प्रॉप्स कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपको डायरेक्टर के साथ बैठ के उसका पॉइंट ऑफ व्यू जी भी सुनना पड़ता है। उसके जी बाद आपको कैरेक्टराइजेशन करके उसका बैकग्राउंड पूरा रेडी करके फिर आप कॉस्ट्यूम के कलर, उसका टेक्सचर वगैरह चुनते हैं, उसके जी कट्स चुनते हैं, उसके लाइन्स चुनते हैं, कैसे पहनेगा, कैसे। इवन जब हम लोग काम करते हैं तो हम एक एक अभिलाष सर ने एक बार बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ये बताओ कि अगर ब्लाउज में छोटा छोटा डिफरेंट हो जाए, क्या फर्क पड़ने जी वाला है ऑडियंस को। तो मैंने उनको यही बोला था कि ठीक है, मान लिया कि ऑडियंस को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पल्ला पड़ा हुआ है, पर अगर बाय द वे ये पल्ला कभी हट जाए और जी वो दिख जाए, तब तो आपका सब चेंज हो जाएगा ना, कि बिल्कुल कैरेक्टर बिल्कुल क्या कह रहा है और आपने से कट क्या पहना रखा है। बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण रखता है कॉस्ट्यूम भी नाटक के लिए, हम सभी जानते हैं। और कॉस्ट्यूम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजुअल एलिमेंट्स है, बाकी एलिमेंट्स भी हैं, और ये एक लाइफ के साथ कंटिन्यू चलता है, मतलब एक्टर पहनता है कॉस्ट्यूम तो उसको, जी उसका हैंडल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसमें तो बहुत ही दिल दिमाग दोनों कॉन्सेंट्रेट करके काम करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अमूमन होता तो ये हम सभी जानते हैं, थिएटर से जुड़े हैं, कि जो जब रन थ्रू करते हैं या जो फाइनल रिहर्सल करते हैं तब हम कॉस्ट्यूम रिहर्सल भी करते हैं। तो आप एक अच्छी प्रस्तुति के लिए, कि आपको लगता है कि कॉस्ट्यूम पहनकर ही रिहर्सल करनी चाहिए? जब हमें जब समझ में आए कि नाटक तैयार हो गया है, तो जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है उसको उसको भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए? एक्चुअली जब हम लोग ट्रेंड होते हैं तो हमें तो ये बताया जाता है कि डे वन जी से सारे जी। लोग होने चाहिए, पर डेफिनेटली प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो होता नहीं है, पाता, बिल्कुल। हो नहीं पाता। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात ये बताऊं कि जितने लोगों के हम्म, साथ मैंने काम किया या मैं देखती हूँ, तो चूंकि डायरेक्टर को ही सब कुछ करना रहता है, सो ही शी नोज एवरीथिंग, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है जब लास्ट मोमेंट पे किसी और को बुलाते हैं। अगर आपको खुद बिल्कुल से सब कुछ करना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। और अच्छा तो यही होता है कि सब लोग शुरू से जुड़े रहें, ताकि आपको कि कट पता होता है आपको। इसका एक एग्जांपल दूंगी मैं, नाम नहीं लूंगी। हम लोग एक प्रस्तुति कर रहे थे अच्छा। और फाइनल ईयर में, और बहुत ही खूबसूरत नाटक था वो। तो हम लोग अब चूंकि स्टूडेंट थे और हमारी सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो हम उसमें असिस्ट कर रहे, एसोसिएट कर रहे थे कॉस्ट्यूम को। तो मैम ने बोला कि ठीक है, ऐसा करो तुम, कुछ जो तुम्हें ठीक लगता हो अकॉर्डिंग टू प्ले आप लेकर आओ। क्योंकि नाटक शुरू होने से पहले ही हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे थे प्रोडक्शन प्रोसेस के तहत, तो मुझे तो पता था और कि मुझे जो लग रहा था वो कैसा होगा, तो मैंने सारे लोगों के लिए कॉस्ट्यूम्स निकाले और हम लोगों ने उनको पहन के रिहर्सल करना शुरू किया, और पूरा 15 दिन हमने उनसे रिहर्सल कर ली। फिर डिजाइनर आया, और डिजाइनर मैडम आई तो उनके साथ भी मैं थी, तो सब डिस्कशन होता था, सब होता था, कॉस्ट्यूम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ऐसे होते 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 फाइनल डे आया, मतलब कॉस्ट्यूम रिहर्सल डे आया। सबने हम्म, पहना कॉस्ट्यूम,
और सबने कॉस्ट्यूम पहना और मतलब रिहर्सल हो गई। और रिहर्सल होने के बाद जैनब मैडम तो चले गए, हम लोग बैठे तो एवरीबॉडी सेड कि नहीं नहीं मैम ये मुझे कंफर्टेबल नहीं है, जो मैं कर रहा था मुझे वही चाहिए। जी। ये बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया कि एक डिजाइनर कॉस्ट्यूम और एक मतलब डिजाइनर तब तक हम लोग नहीं बने थे, लेकिन एक हम प्रैक्टिकली उसको देख रहे थे, कर पा रहे थे, और हमें हर बिल्कुल। छोटी से छोटी बात पता थी कि इसमें इसको इसका मूवमेंट क्या, उसमें बहुत एक्चुअली उठा पटक थी, मतलब मार जी। पिटाई भी बहुत। तो हमें सबके मूवमेंट पता थे कि इसको लड़की को क्या पहनाना है, इसके पैर कितने उठने वाले हैं, ये कहाँ पे। कई बार हम लोग गिरते थे बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाके, या फिर गुत्थम गुत्था होता था। सो वो सब एस्पेक्ट ध्यान में रखते हुए, कंफर्टेबल ध्यान में रखते हुए, चेंज ओवर, उसमें चेंज ओवर बहुत था, दो नाटकों का एक मिश्रण था। तो फिर फाइनली ये हुआ कि एक शो हमने उनके कॉस्ट्यूम में किया, फिर बाकी के सारे शो हमने उन्हीं कॉस्ट्यूम्स में किए जो हम प्रैक्टिस में करते आ रहे थे, क्योंकि वो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी हो गए थे और उनके साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते थे। जी। तो हाँ, क्योंकि वो नाटक उस तरीके का नहीं था कि एकदम आप नया नकोरा कपड़ा लेकर आए और पहन के उसको परफॉर्म करें। बिल्कुल। मतलब इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें कोई कम या कोई ज्यादा नहीं है, बस एक ये कि जब कोई चीज आपकी जो एलिमेंट्स हैं, विजुअल एलिमेंट्स हैं नाटक के, सेट हो, लाइट हो, कॉस्ट्यूम हो, प्रॉप्स हो, जब वो पार्ट ऑफ बॉडी हो जाते हैं तब आप उनका अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर वो आपको अलग से संभालना पड़ रहा है देन वो बिल्कुल। डिस्ट्रैक्ट करते हैं बस। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई आपने और शेयर भी किया अपना इंसिडेंट। इसी के साथ मैंने आपका पढ़ा था उसमें बच्चों को लेकर आपने बहुत काम किया है, तो उसके बारे में हमें बताएं। बच्चों को एक्चुअली पहले तो एनएसटी करने तक, एनएसटी के बाद भी तो नॉर्मल थिएटर ही करते थे। बट जब मैं वर्कशॉप में गई थी तो सारे यंग बच्चे मेरे साथ थे, जब मैंने 1 साल की वर्कशॉप की थी। अब जी। तो वो बच्चे सब जवान हो गए। जी। तो एक तो वो मेरा एक अनुभव था, दूसरा मेरे हस्बैंड टीआई में काम करते हैं, तो उनके जी। साथ भी वो तो हमेशा बच्चों का साहित्य पढ़ना, मतलब मेरे घर में साहित्य भी आपको बच्चों का मिलेगा और उसी जी। पे डिस्कशन होना, फिर समर वर्कशॉप, ये मतलब बच्चे बच्चे इतना हो गए, फिर अपने भी बच्चे हो गए। जी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेन थिएटर में तो बहुत काम हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, पर हमारे लिए, बच्चों के लिए ना तो अच्छी राइटिंग्स, ना नई राइटिंग आती है, ना नए बहुत अच्छे से राइटर आते हैं, और ना ही उनके कॉन्सेप्ट को, जो नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, पुराने की बात नहीं कर रही, पुरानों में तो बहुत जी। लोग हैं, उस पर कुछ वर्कआउट होता है। तो मैंने ऐसे ही ग्रेजुअली उनके साथ जुड़ती रही, टीआई से जी। जुड़ी, यहाँ एनएसटी टीआई त्रिपुरा से जुड़ी। तो बच्चों के साथ ही वो काम करते 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 एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि उनके लिए ही काम किया जाए, उनके लिए भी काम किया जाए, और मेन हो सके तो उनके लिए ही काम किया जाए। जी। तो उस पे मैंने लिटरेचर पढ़ा। अभी मैंने पिछले लॉकडाउन में उनके लिए दो, यंग ऑडियंस, थिएटर फॉर यंग ऑडियंस के लिए दो नाटक भी ट्रांसलेट किए। एक ट्रांसलेट किया, एक फिर ट्रांसलेशन तो बहुत अच्छा है, इट्स कॉल्ड मीडिया चिल्ड्रन। तो ये एक जी। ग्रुप में जो है मीडिया, उसमें उनके बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर एक नया नाटक लिखा गया फ्रेंच में, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अभी वो प्रेस में है, कब आएगा कह नहीं सकते, बट प्रेस में है। फिर एक जी। आर्टिसंस बियर नाम का एक नाटक है, वो मैंने अडॉप्ट किया क्योंकि मुझे लगा ट्रांसलेशन में हमारा और उनका मैच नहीं करता है, कल्चरल बैकग्राउंड, जो कि रतन सर बोलते हैं कि अगर आपको अडॉप्ट करना है तो आपको कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा ना, आप ऐसे ही अडॉप्टेशन नहीं कर सकते। तो मैंने फिर उसको अडॉप्ट किया, वो भी कंप्लीट हो गया है। और अभी एक लेटेस्ट में एक नाटक है, हाईएस्ट हेवन करके, वो भी फ्रेंच नाटक है, उसको मैं एडॉप्टेशन का काम चल रहा है। तो उनके जी। लिए लिखना, और अभी मैं एक बच्चों के लिए डिज़ाइन कैसा हो, उस पर मेरा एक शोध चल रहा है। कई जी। साल हो गए, कब कंप्लीट होता है, बट उनके लिए डिज़ाइन, उनकी अलग अलग एज ग्रुप को लेकर जो उनकी साइकोलॉजी होती है उस पर काम करना, या फिर बच्चे बच्चे कैसे क्या चाहते हैं। हम तो हमेशा अपनी चीज़ें बच्चों पर थोप देते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, बट वो क्या चाहते हैं, उनकी शेयरिंग कब होगी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम कब लेकर आएंगे। तो वो उस चीज़ को बिल्कुल। ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन में वो चीज़ कैसे इंक्लूड हो सकती है। और यहाँ भी मेरा सारा जोर जो है वो लोकल पे है कि बच्चे क्या जानते हैं अपनी संस्कृति के विषय में, बच्चे अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा जाने, उसको लें, उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि वो उनके लिए ईजी होता है बिल्कुल। समझना, करना एक्सप्लोर करना। और उसके बाद वो जिसको समझना जानना चाहे वो फ्री है,
बहुत बड़ी दुनिया है। तो वो एक बिल्कुल। छोटा सा प्रयास चल रहा है बच्चों की डिजाइनिंग को लेकर, उनके अलग अलग एज ग्रुप और उनकी साइकोलॉजी को लेकर। तो किस और एज उनकी ग्रुप के सारी बच्चे वर्कशॉप में सम्मिलित रहते हैं आपके? 8 से 18 साल समझ लीजिए, क्योंकि 8 से 16 साल तो गवर्नमेंट ने एज दी हुई है, वो तो रहते ही हैं। बट मैं हम्म। कभी कभी उससे भी छोटे बच्चों के साथ काम करती हूँ, 4-5 ईयर्स के साथ, और 18 प्लस के साथ भी काम करती हूँ, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल मेरे बच्चे जैसी होती हैं। मम्मी जी, पापा गलत है, बाकी सब। बिल्कुल। क्या मतलब क्या लगता है आपको, बच्चों के साथ काम करना कितना आसान या कितना कठिन है? अ, आसान है ना कठिन है, बस जब हमारी उनके सुर मिल जाते हैं तो सब अच्छा लगता है। कभी कभी वो बहक जाते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, तो फाइट भी होती है। बट अच्छी बात ये है कि बच्चों के अंदर एक ही प्लस पॉइंट होता है जो आपको हमेशा एनर्जी देगा। दे आर रेडी टू टॉक, दे आर रेडी टू फाइट। वो दोनों टाइम में जी, रेडी रहते हैं। तो बिल्कुल। वो एक एनर्जी भी रहती है, क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी ना। और बड़े लोग होंगे तो उन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, बस वो मुंह फुला के बैठ जाएंगे, फिर आप बोलते रहिए। बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, फाइट भी बिल्कुल, कर लेते हैं, टॉक भी कर लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको गलत बबीता भी जी, साबित कर देंगे। वर्कशॉप में जो बच्चे आते हैं, तो आप ऑब्जर्व करती हैं कि मतलब सभी का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है बच्चों का, कि कुछ ही बच्चे हैं जो एक्टिव रहते हैं उस विषय से जुड़ने के लिए? नहीं, जो जो ये वाली वर्कशॉप्स होती है समर थिएटर की, इसमें तो हुँ, कंपल्शन है, हर एक को पार्टिसिपेट करना ही है। और जी, अभी तो मैं उनके साथ एक्चुअली मैं बच्चों के साथ अभी डायरेक्ट काम उतना नहीं करती हूँ। बच्चों के साथ जो जी, टीचर काम करते हैं, मैं टीचरों के साथ काम करती हूँ। मतलब मैं अच्छा। उनको गाइड करती हूँ डिजाइनिंग को लेकर। जी, जी, बट क्योंकि मैं वर्कशॉप में रहती हूँ हमेशा, ऑलमोस्ट टाइम जी, में रहती हूँ, तो बस मैं बच्चों जी, को ऑब्जर्व करती हूँ। और जो उनसे मिस हो जाता है वो नोट डाउन करती हूँ, फिर उनको बताती हूँ कि कैसे कैसे करने से बेहतर होगा, क्या क्या जी। इम्प्रूवमेंट किया जा सकता बिल्कुल। एक बबीता जी, सुषमा जी अभी तो जुड़ नहीं पाई, लेकिन एक प्रश्न पूछने के लिए भेजा था, तो मैं आपके पास वो प्रश्न रख रही हूँ कि है। जी। आप जो उत्तर भारत से हैं, आपने भारतेंदु नाट्य अकादमी एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से रंग प्रशिक्षण लिया। अब आप उत्तर भारत में शिक्षण का कार्य कर रही हैं। वहाँ काम करते समय आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कैसे आपने उसका सामना किया? सुषमा इस दीदी का दीदी प्रश्न सवाल है। कर सकते ये सवाल उन्हीं से अपेक्षित था मुझे। जी। दिक्कत है तो मैं फिर बोलूंगी कि दिक्कत तो मुझे हमेशा चैलेंज ही लगता है। जैसे मैंने बोला, अब हम एक ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, तो हमारे लिए थिएटर करना पहला चैलेंज था। फिर बिल्कुल। बीएनए के बाद एनएसडी के बाद ऑल ओवर इंडिया में जब मैं घूमती थी तब भी बहुत सी दिक्कत होती थी। मैंने बहुत टूर किया है एक्सटेंशन प्रोग्राम के तहत, या अपना पर्सनल भी बहुत सा डिजाइनिंग का काम किया, तब भी बहुत घूमती थी। आज बॉम्बे तो कल बनारस तो कल यहाँ। तो दिक्कतें, लेकिन अभी तो दिक्कतों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे लगा था जी, कि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, बट हुआ जी, नहीं, टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ। और थोड़ा कभी समझने में हमारी भाषा में थोड़ा सा होता है, तो हमें रिपीटेशन बहुत करना। अब मैं इस बात को समझती हूँ, शुरू में दिक्कत जी, होती थी, क्योंकि मैं उन्हें लिटरेचर पढ़ाती हूँ शुरू में। मतलब मैं उनको 10 नाटकों की रीडिंग बताती हूँ, जो नॉर्मली किसी भी कला विद्यालय में नहीं कराया जाता है। तो वो मेरा एक था कि जो हम लोगों ने मिस किया वो ये लोग मिस ना करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जी, आते हैं और उत्तर भारत मिला के आते हैं, तो उनके लिए भाषा एक समस्या है। तो अगर हम जी, ये उनके ऊपर छोड़ देंगे कि वो ही पढ़ लें तो नहीं होगा। तो उनको बिल्कुल, कम से कम 10 बेस्ट नाटक जो हैं विश्व के, वो पढ़ाती हूँ। तो थोड़ा सा स्पीड कम रखती हूँ और जी, रिपीटेशन बहुत करती हूँ, और एक्सरसाइज के थ्रू उनको हम एक्सप्लेन करने की बताती कोशिश करते हैं। हाँ, उनको जी, इन्वॉल्व करके ही रीडिंग होती है। जी, मतलब एक पेडागोजी के तहत हम रीडिंग करते हैं, हम सिर्फ लेक्चर नहीं देते हैं वहाँ जी। तो कोई आपने बहुत विशेष दिक्कत नहीं महसूस की, ये अच्छी बात है। पे। थोड़ा स्पीड जी। कम करना पड़ा बस। बस। नहीं, तो एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, टीचिंग की एक पेडागोजी होती है। अगर आप उससे, जी, जो आपने शिक्षण की बात की, अगर आप उससे परिचित नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया हाउ टू टैकल इट, बिल्कुल, या अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं इसको जैसे अब रोमियो जूलियट का मैं आपको बताऊँ, आप जी, रोमियो जूलियट डायरेक्टली पढ़ाने जाओगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसी रोमियो जूलियट को आप उनमें से दो को बुला के बना देंगी और बता देंगी कि भाई बिल्कुल, आप में मोहब्बत है और आपकी फैमिली में झगड़ा है, अब क्या करोगे? बिल्कुल, सो दे स्टार्ट बिल वर्किंग। तो बिल्कुल, अब क्या करें, क्योंकि वो तो ग्रोइंग चिल्ड्रन है ना, दे नोस कि अब क्या होगा।
उनको बिल्कुल बिल्कुल बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि रोमियो जूलियट क्या चीज़ है। बस बता दीजिए कि आप दोनों में मोहब्बत है, आपकी फैमिली में झगड़ा है। बिल्कुल बाकी सब वो क्रिएट कर लेते हैं, बस मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ। बिल्कुल। बहुत सही बात की आपने, और ये डिपेंड करता है शिक्षक के ऊपर। इस मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। मैं इंग्लिश लिटरेचर की छात्रा थी यहाँ पे। तो जो शिक्षक थे ना, वो इंग्लिश लिटरेचर के, वो ट्वेल्थ नाइट जो ड्रामा है, ट्वेल्थ नाइट में ऐसे जब पढ़ाते थे लिटरेचर, तो सब सोते थे बच्चे। हम लोग भी कभी कभी बैठे चुपचाप, जैसे नींद सी आती थी। लेकिन उसी में वो क्या करते थे, देखते कि अच्छा दो चार लोग मन नहीं लगा रहे, तो वो स्टूडेंट्स को बुला के, चलो तुम वायला बनो, तुम वो बनो। तो उसी में जब ड्रामा शुरू कर देते थे, तो सबकी निद्रा भंग हो जाती थी। तो ये हाँ, टीचर पे भी डिपेंड करता है। जी जी बिल्कुल। एक चीज और भी आपसे पेडागोजी। जानना जी जी, जी बताए। मुझे सिर्फ बोले पेडागोजी अप्लाई करने से लिटरेचर जी पढ़ाना थोड़ा इजी हो जाता है। जी और कोई भी एक्सप्लोरेशन है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, बच्चे हों या बड़े, तो वो उसमें मजा लेने लगते हैं। और जब उन्हें जो अभी उन्होंने स्लोगन बनाया है, मजा आएगा तो मतलब जी सीख पाएंगे, ये एक्चुअली बहुत पुराना स्लोगन है, हम लोग उसको अप्लाई नहीं करते। और इससे बिल्कुल पहले भी मैं आपको एक चीज प्लस कर दूं, आपने भी मुझे एक सवाल शायद बीच में रह गया था नाट्य शास्त्र को लेकर। तो जी नाट्य शास्त्र को भारत को समझे, हम लोग अप्लाई तो करते, बट हमें उसको पता नहीं कि हम वो अप्लाई कर रहे हैं। हम जितना भी रसा जी थ्योरी वगैरह अप्लाई करते हैं, इमोशंस की जब बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको अप्लाई करते हैं, बट हम जानते नहीं, इसलिए हमें पता नहीं कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल हम अननोनली बहुत कुछ करते हैं, बट उसका नाम हमें नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। आप जान लेते हैं बिल्कुल तो आपका यही प्रशिक्षण का काम है कि आपको बता देना, भाई बेटा इसका ये शब्द है, आप इसे बिल्कुल एक्सप्लोरेशन बोलिए। नहीं तो हम लोग बिल्कुल इम्प्रोवाइजेशन ही बोलते रहते हैं। सही कुछ सही भी जो, बात है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। बाकी अगर आप बिल्कुल आर्टिस्ट हैं तो आप हैं। बिल्कुल। जी, मैं जहाँ तक आपके व्यक्तित्व को मैंने सुना, तो मुझे तो यही लगा कि बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। पिताजी का भी सहयोग मिल जाता था नाटकों के लिए। जब समाज में आपने कदम रखा, तो वहां पे क्या कुछ, जैसा कि होता है, मैं तो कहूंगी कि मैं सफर की हूँ। जैसे जिस विधा में मैंने, चाहे मैं यहाँ के रंगमंच पे कदम रखा, चाहे वकालत के क्षेत्र में, तो एक जो वो साइकोलॉजी होती है पुरुष की, वो मैंने फेस की है। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या आप भी सफर किया है, इस रास्ते को आपने सफर किया है। बहुत सफर किया और आज भी करती हूँ। जी आज मतलब अब तो आदत सी पड़ गई है, तो फर्क नहीं पड़ता। मैं जी मतलब जो मैंने आपको बताया पर्सनल कारणों से, तो मेरे फादर, मैंने एडमिशन लिया था बीएनए में और उसी साल मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। जी तो वहां से ही शुरुआत हो गई थी, अब नाटक नौटंकी करेंगी, परिवार नहीं देखेंगी, शादी हो जानी चाहिए, मतलब जितना भी वो हो सकता था। बट बस अच्छी बात ये थी कि मेरी मदर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, जी नहीं पड़ता था। पता नहीं वो किस मिट्टी की बनी है कि कोई कुछ भी कहे, तुम करो जो तुम्हें करना है, एक ये था। ये अच्छी बात है। और बस हाँ, तो वहीं से बाकी लोग बातें, जब हम लेट नाइट मतलब जब रिहर्सल पे जाते थे, तब तो फादर भी थे और हर दिन कोई और ही छोड़ने आता था, आपको पता ही है। मतलब किसी की आप ड्यूटी नहीं लगा सकते ना, जिसको मौका मिलता था वो छोड़ता था, क्योंकि सही। मैं स्टेट में थी और रिहर्सल सिटी में होती थी। तो मेरे फादर का यही था कि भाई ऐसा है, आप इसको लेट नाइट छोड़ने आएंगे। तो हर दिन बिल्कुल कोई नया बंदा छोड़ने आता था, तो वो भी एक अलग कॉलोनी में एक अलग ड्रामा होता था। वो तो जी था। फिर एनएसटी बीएनए, इवन यहाँ पे अगर आपका कोई सीनियर जेंट्स है और आप लेडीज हैं, तो आज भी वो है, मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी लोगों को 2 मिनट नहीं लगते हैं इस तरीके की चीजों को कहने में और वो करने। और नाटक तो नहीं ऐसी विधा है कि बिल्कुल आप पची मतलब बहुत बदनाम है कि अरे वो तो नाटक वाली है। मतलब आप रोए तो बिल्कुल आप नाटक कर रहे हैं, आप हंसे तो आप नाटक कर रहे हैं, आप सच बोले तो भी आप नाटक कर रहे हैं, और झूठ बिल्कुल। बोले तो ऐसा जो भी बोलते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो कि सच ये है बबीता जी कि हर घर में नाटक होता है, रियल नाटक होता है। हम लोग तो स्क्रिप्ट पे काम करते हैं घरों में। तो जैसे मैं आपको मैं तो बताऊं, हमारे एक सीनियर हैं, मतलब क्या जी नाम लूं, तो मैं उन्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि देखिए ये रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की। एंड ही टोल्ड मी, मेरी वाइफ मुंह नहीं खोलती, मुझे पता चल जाता है वो क्या कहना चाहती। एंड आई वाज शॉक्ड अच्छा। कि व्हाट दिस नॉनसेंस थिंग्स यू आर टॉकिंग, कि हम्म आपको पता नहीं है मैं काम की बात कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मतलब उनकी जो मेंटेलिटी समझ में आई कि वो घर में शायद अपनी वाइफ को भी मुंह नहीं खोलने देते हैं। और ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, बट अभी मुझे उसको अवॉइड करने की आदत पड़ गई है।
कोई फर्क जी नहीं पड़ता बिल्कुल। वगैरह, क्योंकि तभी जिस शहर में मैं बदनाम थी, आज उस शहर में मैं उतरूँ तो लोग मुझे घर तक पहुँचा नहीं, देते हैं। देखिए अवॉइड तो हर स्त्री करती है, घरेलू भी स्त्री जो घर में काम कर रही है, अगर वो अवॉइड न करे तो पारिवारिक जो स्तंभ है वो तुरंत गिर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करती है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि उसका शोषण हो। और ये मैंने आपसे इस बात पे प्रश्न किया था कि जब हम आगे कदम एज ए विन लेडी जब हम किसी भी क्षेत्र में बढ़ाते हैं, तो हमारे पर कतरने के लिए, हमारे रास्ते को रोकने के लिए जो खड़े हो जाते हैं लोग, मैंने उनकी बात की थी कि वो लोग बहुत कम लोग होते हैं। जैसे आपको अपने पति का सहयोग मिला कि उस क्षेत्र में खड़े होके वो तारनहार बन जाए कि नहीं भाई आप डिजर्व करती हैं, आप आगे जाइए। तो विरोध करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ाने के लिए लोग बहुत कम, रेयर आते हैं। तो लेकिन प्लस और पॉइंट यही रहा कि मेरी मदर भी जी खड़ी थी, और जब पूरा जी शहर मेरी शादी करा देना चाहता था तब वो खड़ी थी। फिर जी आगे पढ़ा और शादी हुई तो हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब जी एनएसटी में जब मैं काम करती थी तो मुझे याद है मैं 4 साढ़े 4 बजे सुबह के, कभी उससे पहले नहीं लौटती थी, क्योंकि सेटअप जी सब रात में ही लगता है, जितने नाटक वाले को पता है। और जब बिल्कुल आप बिल्कुल किसी उत्सव में काम करते हो, भारंगम वगैरह में या उमंग वगैरह में, तो 2:30-3 बजना तो इजी है, मतलब बजना ही बजना है। फिर आप किसी गाड़ी बिल्कुल से आएंगी, किससे आएंगी, ओके। बिल्कुल और अभी भी यही है कि ससुराल भी मेरी, मैंने अपनी ससुराल में भी वर्कशॉप वगैरह की, तो वहाँ भी काफी लोग मिलना जुलना हुआ। तो वहाँ भी, जी क्योंकि उनको पता है मैं जो कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, तो बाकी अगर लोग कहते भी हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल मुझे। मतलब लोग तो कहेंगे ही, आप अच्छा काम भी करोगी तो भी बोलेंगे, आप बुरा करोगे तब तो तो शायद भी ना बोले, कहेंगे बिल्कुल शायद ना बोले। बिल्कुल अच्छे में बिल्कुल तो सही है बोलना ही बोल। तो बिल्कुल वो इसलिए अवॉइड करना बेहतर है, अपनी एनर्जी वहां लगाने की जगह अच्छा है आप अपने रास्ते को आगे बढ़ाने में लगाएं। जैसे जब बिल्कुल सही बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई, और तब मैंने बिना यूनिवर्सिटी की परमिशन के ही पहले ऑनलाइन चीजें शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा जी स्टूडेंट्स का लॉस नहीं होना चाहिए उनके डिसीजन लेने में। तो डिसीजन लेने के लिए मुझे किसी प्रॉब्लम की या किसी उसकी जरूरत नहीं है, वो मुझे क्या करना है मुझे बहुत अच्छे से पता रहता है। मैं जब जो करना चाहती हूँ मैं करती हूँ, क्योंकि जी मुझे पता है बिल्कुल कि कर रही हूँ और इसका एक दूरगामी परिणाम होगा। तो बस इसीलिए मैंने बोला अवॉइड करना और अपनी एनर्जी बचाना, बिल्कुल ये बहुत सही सही बात कर रही है। और आपकी जो आज जिस भी ओहदे पे आप पहुंची हैं उसके पीछे बहुत लंबा सफर तय किया है संघर्ष का। बबीता जी, एक राकेश वर्मा जी प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के प्रशिक्षण के बाद एनएसडी का प्रशिक्षण लेना किन अर्थों में सही है? हाँ। मैं सिर्फ ये बता दूं कि बीएनएस से पहले मेरी कोई शिक्षा नहीं थी। लिटरेचर था, मैंने काफी लिटरेचर पढ़ रखा था, पर सिर्फ हिंदी लिटरेचर से मैं परिचित थी। मतलब सिर्फ उत्तर भारत का लिटरेचर जानती थी मैं, उसके अलावा मुझे नहीं पता था। बीएनए गई तो मेरे 2 साल मुझे लगता है ऑलमोस्ट स्ट्रगल में बीते, क्योंकि एडमिशन जिस साल लिया उसी साल मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो मेरे लिए वो बहुत ही स्ट्रगलिंग, लेकिन जो सीनियर्स थे, जो मेरे बैचमेट्स थे, और जो भी मेरे टीचर थे, उनका बहुत भरपूर सहयोग रहा। चाहे वो जुगल सर हो, हमारे चित्रा मैडम हो, उनके हस्बैंड हो, या फिर अरुण सर हो, जो भी लोग थे बहुत ही अच्छा था, जो भी हमारे सीनियर जूनियर थे। लेकिन जब वहाँ मैंने पढ़ा, और वहाँ पे मैंने खूब पढ़ा, मतलब वहाँ पे मेरा बहुत सा टाइम जो था लाइब्रेरी में जाता था। तो वहाँ मैंने चेकअप को पढ़ा और बहुत कुछ पढ़ा। अनामिका मैम से भेंट हुई, और भी बहुत सारे टीचर्स आए थे बाहर, उन सबसे मुलाकात हुई। तो जो मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था कि मुझे एनएसटी करना है, पर जब मैंने आपको बोला ना, तरुण सर का जो मैंने नाटक देखा, लेकिन वो तो लड़की है, जो बिल्कुल मतलब एकदम डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन था। रिपेटरी भी कर लिया, वापस भी आ गई, काम भी किया, देन रियलाइज कि कुछ तो है जो अभी मुझे नहीं पता है, और बिल्कुल वो मुझे कौन बताएगा। तो स्टडी इसके लिए मुझे ज़रूरी लगी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद थिएटर में क्या कर सकती हूँ, एक्टर को नहीं कर सकती मैं। मतलब मैं करती हूँ काम, पर मुझे लगता था एक्टिंग मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो डिज़ाइन तो इतना आपको सीखने को नहीं मिलता है बीएनए में, एक दूसरे अर्थों में बहुत अच्छा है वो, कि आपको स्टडी बहुत कराता है वो, मतलब बिल्कुल पैकअप रहता है वहाँ का स्टडी प्लान। लेकिन जी एक्सप्लोरेशन के लिए वहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, उस समय नहीं था। अभी जब मैंने 97-99 में किया था तब इतना नहीं था, और थोड़ा सा मेरा अपना जो पर्सनल प्रॉब्लम था,
तो मुझे लगा नहीं, अगर मुझे डिज़ाइन डायरेक्शन में जाना है तो मुझे अभी थोड़े से प्रशिक्षण की और ज़रूरत है। और फिर भी एक बार ट्राई किया, रेपर्टरी किया, रेपर्टरी में भी मैंने डिज़ाइनिंग का काम ही किया। तो वहाँ भी शेखर सर थे, तो उन्होंने बोला कि तुम ट्राई कर लो एनएसटी, तो तुम्हारे थोड़ा सा और पॉलिश हो जाओगी। अगर तुम्हें ये प्रोफेशन बनाना है, मतलब मेरे हस्बैंड का फ्रेंड का भी यही सजेशन था कि प्रोफेशन बनाना है और डिज़ाइनिंग डायरेक्शन में जाना है या टीचिंग में भी जाना है तो एनएसटी कर लो। बॉम्बे जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा बॉम्बे तो जी नहीं जाना है। तो मैं एनएसटी गई और एनएसटी डेफिनेटली एक बड़ा फलक है, वहाँ पे एस्पेक्ट्स बहुत हैं और जितना इंटरनेशनल आपको एक्सप्लोरेशन मतलब आप एक्सप्लोर कर पाते हैं, आपको जो एक बड़ा आकाश मिलता है उड़ने का, बहुत अच्छे लिटरेचर से जब आप परिचित होते हैं, एक्सप्लोर करके देखना, उसका रिजल्ट देखना और उसके आगे बस घुसते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, वो जो कंटिन्यू डू इट अगेन जो होता है ना, वो मिसिंग था उससे पहले। जी मेरा ख्याल है प्रशिक्षण एक के बाद दूसरा ज़रूरी कि नहीं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे जो करना था, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए क्योंकि मेरी वो ट्रेनिंग नहीं थी जो मैं करना चाह रही थी। बिल्कुल इसीलिए मैंने वहाँ पे डिज़ाइन डायरेक्शन स्पेशलाइजेशन किया, क्योंकि यहाँ पे एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन है, तो बिल्कुल। इसलिए मैं गई थी। और उसने जी मुझे तो बिल्कुल। यहाँ तक पहुँचाया फिलहाल। जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने राकेश जी, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। सुषमा जी हमसे जुड़ गई हैं। सुषमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो प्रश्न आपने डाला है वो मैं बबीता जी से ले चुकी हूँ, आप उनका वीडियो आगे का सुन लीजिएगा, नहीं सुन पाई होंगी तो उन्होंने प्रश्न दे दिया है। और बबीता जी आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा, सारी चीजों को मतलब समझा हमने, और नहीं लग रहा है कि आप इतनी दूर अगरतला में बैठी है। फिलहाल आपने मेरे निमंत्रण पे, मेरे अनुरोध पे आपने बहुत सहजता से स्वीकार किया मेरा निमंत्रण, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि जो लोग जुड़े हैं दर्शक, उनका नाम तो ले ही लूं। रविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दास जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रूपेश जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत सारे लोग जुड़ गए, साधना जी जुड़ी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ फिर किसी मुकाम पे आपसे मुलाकात करूंगी। और बहुत अच्छा आपने आज जो सुझाव थे और जो आपकी यात्रा थी, जो आपके जो संघर्ष थे उसको हमसे शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को भी धन्यवाद कहूंगी जो हमसे जुड़ के इस प्रोग्राम में मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, जिससे हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे मेहमान हम अपने पटल पर लाएं, आपके बीच रूबरू हों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और जो लोग भी जुड़े, सुना, अपना समय दिया, उनका भी थैंक यू।